नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो प्रश्न लेकर उपस्थित हैं और ये जो अफेयर्स के जो करंट के जो प्रश्न है दोस्तों, ये नवीनतम जो भी समसामयिकी है, जो भी न्यूज़पेपर की मेन हेडिंग्स रही है उनसे संबंधित है और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक है। दोस्तों, इसी क्रम में जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11A राजस्थान के कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है? दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 या राष्ट्रीय राजमार्ग 11A जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 11 है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये सबसे पहले जो है ये जैसलमेर से प्रारंभ होता है। जैसलमेर से प्रारंभ होता है। जैसलमेर के बाद में ये जोधपुर के बाद में ये राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर के बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग चूरू के बाद में सीकर। दोस्तों, सीकर में एक स्थान है फतेहपुर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये मंडावा जो है दोस्तों ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और शेखावाटी का पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो मंडावा माना जाता है। मंडावा के बाद में ये दोस्तों झुंझुनू के बाद में ये चिड़ावा और चिड़ावा के बाद में पचेरी से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो हरियाणा में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 11 जो है जिसकी कुल लंबाई जो है वो 159 किलोमीटर है, 159 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हम कहते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से झुंझुनू जिले से होकर क्या करता है, गुजरता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है अलवर और आप सबको पता है कि अलवर से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नाम है दोस्तों वो है 919। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 919 जो है वो इस प्रकार से हरियाणा में एक स्थान है रेवाड़ी से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, अलवर से होकर गुजरता है और हरियाणा में एक स्थान है दारूहेड़ा और दारूहेड़ा तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है और इसका नाम है NH 919 और हम कहते हैं NH 919 जो है वो अलवर जिले से होकर क्या करता है, गुजरता है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो अलवर जिले से होकर गुजरता है और NH जो है वो है 919। दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो है उदयपुर और आप सबको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जिसे वर्तमान में 48 और 58 कहते हैं वो कहाँ से प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होता है दिल्ली से। कहाँ से प्रारंभ होता है, दिल्ली से एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ होता है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो अलवर के बाद में जयपुर के बाद में अजमेर के बाद में राजसमंद के बाद में उदयपुर के बाद में डूंगरपुर और डूंगरपुर होता हुआ ये कहाँ पे चला जाता है, ये मुंबई चला जाता था। प्राचीन नाम जो है दोस्तों वो है NH 8 और ये जो है देखो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8 है ये दिल्ली से अलवर में बहरोड होकर प्रवेश करता है और बहरोड के बाद में ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो अलवर में कहाँ पे, मैं कहता हूँ बहरोड से ये राजस्थान में प्रवेश करता है। फिर जयपुर के बाद में अजमेर के बाद में राजसमंद के बाद में उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। देखो दोस्तों, डूंगरपुर जिला मुख्यालय से होकर नहीं गुजरता, ये रतनपुर जो है
ये रतनपुर डूंगरपुर से होकर क्या करता है, गुजरता है। दोस्तों ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो था ये देश का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। क्यों? क्योंकि मुंबई जो है दोस्तों वो भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और हम कहते हैं दिल्ली भारत की प्रशासनिक राजधानी। भारत की प्रशासनिक जो राजधानी है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। तो भारत की आर्थिक राजधानी को भारत की प्रशासनिक राजधानी से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH8 था। और NH8 जो है ये राजस्थान के अलवर, उदयपुर, जयपुर, राजसमंद, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और हम कहते हैं डूंगरपुर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। दोस्तों जैसे ही इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और 58 होता है तो थोड़ा सा हमें जो देखने की बात है वो ये है कि दिल्ली से लेकर ये पूरा का पूरा जो है इसे हम कहते हैं NH48। दोस्तों NH48 जिसका पुराना नाम था NH8। दोस्तों जब ये राजसमंद यानी अजमेर से राजसमंद के मध्य जाता है तो राजसमंद में प्रवेश करने से पहले इसमें एक घाट आता है और इस घाट को बोलते हैं कमली घाट। क्या है? कमली घाट जो है दोस्तों ये कहाँ पे आता है, ये राजसमंद में जो दर्रा है वो आता है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर कमली घाट जो दर्रा वो माना जाता है। और जैसे ही ये राष्ट्रीय राजमार्ग राजसमंद से उदयपुर में प्रवेश करता है तो यहाँ पे चिरवा घाट आता है। कौन सा आता है? चिरवा घाट। चिरवा घाट आता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कमली है ये कहाँ पे है, राजसमंद में है, और चिरवा है ये कहाँ पे है, उदयपुर में माना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं NH58 की। और NH58 है दोस्तों वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो हम कहते हैं NH58 जो है वो चूरू से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? चूरू से प्रारंभ होता है। दोस्तों चूरू से ये राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर, और नागौर में आप सबको पता है एक स्थान है मेड़ता। मेड़ता होकर गुजरता है। मेड़ता से ये राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर आता है। अजमेर में जो स्थान है उसका नाम है पुष्कर। पुष्कर फिर अजमेर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों हम कहते हैं चूरू, चूरू से नागौर, नागौर से कहाँ पे, अजमेर, अजमेर में हमने कहा है पुष्कर होता हुआ ये राष्ट्रीय राजमार्ग किस में मिल जाता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कहाँ पे चला जाता है, ये अजमेर से जो है वापस जो है अजमेर से राजसमंद, राजसमंद से ये उदयपुर, और उदयपुर में ये जो है वो NH8 ये NH जो है 58 के समानांतर होकर क्या करता है, गुजरता है। हम कहते हैं चूरू, चूरू से नागौर, नागौर से अजमेर, ये अजमेर के बाद में हम कहते हैं राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, और उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 में कहाँ पे मिल जाता है, अजमेर में मिल जाता है। और उसके बाद में हम कहते हैं ये राजसमंद, और राजसमंद से उदयपुर, डूंगरपुर होता हुआ ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे चला जाता था, ये राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई चला जाता था। तो दोस्तों हमने कह दिया NH8 जिसको नवीनतम 48 और एक है 58, ये जो है वो NH58 है और ये जो है वो है NH48। अब दोस्तों एक चीज़ याद और रखनी है कि एक जो ऑप्शन है हमारे पास वो है धौलपुर, और धौलपुर जो है दोस्तों उसकी हम बात करते हैं कि इससे होकर एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, और हम कहते हैं हमारे भारत के उत्तर में एक स्थान है श्रीनगर। श्रीनगर से राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, और ये श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से पठानकोट, पठानकोट से अंबाला, अंबाला से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से धौलपुर, धौलपुर से होता हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होता हुआ ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो इस प्रकार से भारत के उत्तर से दक्षिण होता हुआ ये क्या करता है, गुजरता है। और दक्षिण में एक स्थान है जिसे बोलते हैं श्रीनगर। दक्षिण में जो है कन्याकुमारी, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। दोस्तों पहले NH जो ये जो NH है इसका नाम है NH44। NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। दोस्तों इस NH44 में भारत के, देखो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि NH44 जो है वो कई राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम है,
और NH44 जो है इसमें 28 नेशनल हाईवे को आपस में क्या किया गया, मिलाया गया। यानी बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनको मिलाकर वर्तमान में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग बना जिसका नाम है NH44। दोस्तों पहले जो NH44 था इस धौलपुर से होकर जब गुजरता था तो इसका नाम था NH3, और NH3 जो है वो आगरा से होता हुआ धौलपुर, धौलपुर से होता हुआ मुंबई को आपस में क्या करता था, जोड़ता था। लेकिन वर्तमान में जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्गों का क्रम चेंज कर दिया गया है तो वर्तमान में हमें जो याद रखना है कि धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान का जिससे होकर NH44 गुजरता है, और ये NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरी विशेषता दोस्तों इसकी याद रखनी है कि ये उत्तर दक्षिण गलियारे का क्या है, हिस्सा है। उत्तर दक्षिण यानी भारत के उत्तरतम बिंदु को दक्षिणतम बिंदु से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या है, NH44। और उत्तर दक्षिण गलियारे का राजस्थान का कौन सा जिला छूता है, तो हम कहते हैं धौलपुर जिला छूता है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्र की PM वाणी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम कहते हैं जनवरी लास्ट में राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है यहाँ से होकर PM वाणी योजना प्रारंभ। क्या है दोस्तों PM वाणी, यानी वाईफाई के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना, ये जो है ये उद्देश्य है किसका, PM वाणी योजना का उद्देश्य। और राजस्थान के कौन से जिले से प्रारंभ की गई है, तो हम कहते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से ये योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। और 30/1/2022 कब, हम कहते हैं 30/1/2022 को ये योजना क्या की गई, प्रारंभ की। अब दोस्तों एक नाम है सूरतगढ़, और सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ की गई थी। क्यों, आप सबको पता है कि राजस्थान और भारत कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ की अधिकांश जनता, यहाँ के अधिकांश लोग जो है वो कृषि कार्यों या कृषि से प्राप्त जो संसाधन है उनमें क्या है, संलग्न। और इसीलिए सूरतगढ़ से राजस्थान में एक नवीन, राजस्थान नहीं भारत में एक नवीन परियोजना प्रारंभ की थी, और उसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि भारत की अधिकांश जनता जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न, लेकिन यहाँ के किसानों को यहाँ की जो मिट्टी है उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। क्या क्या खनिजों की कमी है, कौन कौन से तत्वों की कमी है, किसकी मात्रा अधिक है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाएगी, ये हमारे किसानों को नहीं पता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2015, कब, 15 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो वो क्या की गई, प्रारंभ की गई। और हम बात करते हैं झुंझुनू, और झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन का, राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ जो है वो 8 मार्च 2018 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही झुंझुनू से ही राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को क्या किया, प्रारंभ किया। और आप सबको पता है कि 8 मार्च जो है उस दिन राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में हम कहते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्रारंभ किया गया। तो ये 3 बातें हमें याद रखनी है कि सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी 2015 में, प्रतापगढ़ में 30 जनवरी 2022 में वाईफाई के माध्यम से फ्री इंटरनेट, और इसका नाम क्या दिया गया, PM वाणी योजना। और हम कहते हैं झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्या किया गया, शुभारंभ
किया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन्स जो है वो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। तो याद रखना किससे है, टेनिस से है। किससे है, टेनिस से संबंधित है। और टेनिस से संबंधित ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ये जो है ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम के तहत जो है वो इसे मनाया जाता है। और आपको पता है 2022 में किसने जीता दोस्तों, ये जो है ये नोवाक जोकोविच है, ये जो है वो रोजर फेडरर है, और इधर जो है वो है राफेल नडाल। तो इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। दोस्तों इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, और ये जो कीर्तिमान है वो ये है कि इन्होंने इस बार का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये ग्रैंड स्लैम जो खिताब है वो सर्वाधिक बार जीतने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। और इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीत लिए। अभी तक 21 ग्रैंड स्लैम जो खिताब है वो किसने जीते हैं, वो हम कहते हैं राफेल नडाल ने जीते हैं। दोस्तों राफेल नडाल जो है वो कौन से देश के हैं, तो आप सबको पता है राफेल नडाल जो है वो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। दूसरी जो बात करेंगे दोस्तों, इसमें हमें याद रखना है कि इससे पहले अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के जो रिकॉर्ड हैं वो किस किस के नाम है, तो रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच जो है ये अब तक 20 जो है वो ग्रैंड स्लैम खिताब जो है, ग्रैंड स्लैम जो खिताब है वो जीत चुके हैं। फाइनल मैच में राफेल नडाल ने रूस के मेदवेदेव को हराकर ये जो खिताब है ये क्या है, अपने नाम किया। दोस्तों एक चीज आती है ग्रैंड स्लैम, और एक जो नाम आता है वो क्या आता है, ग्रैंड स्लैम आता है। अभी हम उस पर बात करते हैं। ग्रैंड स्लैम जो खिताब है दोस्तों वो 4 खिताबों को कहा जाता है, और एक एग्जाम में ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि ग्रैंड स्लैम जो खिताब है उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम आता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये ग्रैंड स्लैम का प्रारंभ जो है वो इसी से होता है, और हम कहते हैं कब, जनवरी महीने में। और ये जो खेल है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट का अर्थ है मजबूत जो है फर्श पर जो है वो खेल खेला जाता है। दूसरा जो ग्रैंड स्लैम का खिताब है दोस्तों उसका नाम है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन दोस्तों ये मई जून में, फ्रेंच ओपन जो है ये मई जून में खेला जाता है। और ये जो है क्ले कोर्ट कह दो, क्ले का अर्थ होता है मिट्टी, यानी लाल जो बजरी है, लाल बजरी पर ये जो गेम है ये खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो फर्श पे यानी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट यानी लाल बजरी जो है उसके ऊपर खेला जाता है। तीसरा जो है दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण है ये है विंबलडन। विंबलडन जो है दोस्तों ये जून जुलाई में खेला जाता है। और ये जो है दोस्तों ये ग्रास कोर्ट यानी घास के ऊपर, ग्रीन घास जो है उस पर खेला जाता है। और लास्ट जो 5वां बचा है दोस्तों वो बचा है यूएसए ओपन। यूएस ओपन, और यूएस ओपन जो है दोस्तों ये अगस्त सितंबर में खेला जाता है। और ये भी दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला, यानी 2 जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कौन कौन से, यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन।
और दो जो है वो एक जो है वो लाल बजरी पर खेला जाता है और दूसरा जो वो घास के ऊपर खेला जाता है। और ये जो है ये इनका क्रम है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, विंबलडन और उसके बाद में यूएसए। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि अब तक के सर्वाधिक जो ग्रैंड स्लैम खिताब है वो किसने जीते हैं, तो याद रखना स्पेन के जो है कौन है विद्वान, तो आप सबको पता है राफेल नडाल जो है वो इन्होंने अब तक के सर्वाधिक जो है वो ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं और उन्होंने फेडरर को, नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि 44 साल के बाद में पहला मौका आया है कि किसी मेजबान खिलाड़ी ने ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या किया है, जीता है। और इस बार का जो महिला ओपन का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 खिलाड़ी है एशले बार्टी। और एशले बार्टी ने जो है 44 साल के बाद में अपना जो ये खिताब है ये अपने देश के नाम किया। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 44 साल के बाद में किसी मेजबान का अर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने ये जो मुकाम है ये क्या क्या है हासिल किया है। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, फाइनल में जो कोलिस यूएसए की कोलिस है इसको हराया है और हराकर अपने नाम जो है वो ऑस्ट्रेलियन महिला ओपन जो खिताब है वो अपने नाम किया है। और ये जो एशले बार्टी है ये दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है, यानी दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी है और उन्होंने यूएसए की कोलिस को हराकर इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का जो खिताब एकल खिताब वो अपने नाम किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये जो खिताब है ये क्रिस्टिना मलादेनोविक और इवान डोडिक जो है इन्होंने ये खिताब जीता है। दोस्तों क्रिस्टिना मलादेनोविक जो है वो कहाँ के है, फ्रांस के, कहाँ के हैं, फ्रांस के। जबकि इवान डोडोडिक जो है वो क्रोएशिया के हैं, कहाँ के हैं, क्रोएशिया के, क्रोएशिया के हैं। और दोस्तों इन्होंने फाइनल मैच में किसे हराया है, तो फाइनल मैच में जेमी फोर्लिस और जेम्स बुकलर को हराकर इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिश्रित युगल का जो खिताब है वो क्या क्या अपने नाम किया है। तो ये जो प्रश्न है ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि क्रोएशिया के इवान डोडिक है और फ्रांस के क्रिस्टिना मलादेनोविक जो है वो फ्रांस की जो है महिला टेनिस से खिलाड़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया का एलन बोर्डर मेडल दिया गया, यानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खेल जो पुरस्कार है वो इस बार जो है वो किसे प्रदान किया है। और ऑप्शन में मिचेल स्ट्रोक है, ऑप्शन में बी मिचेल मार्श है, एशले है, बेथ मुनी है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो एलन बोर्डर जो पुरस्कार है वो क्रिकेट के संदर्भ में दिया जाता है और इस बार का ऑस्ट्रेलियन जो अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो सही ऑप्शन है मिचेल स्ट्रोक को। और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो है मिचेल मार्श को एक बोर्ड से क्या किया, हराया और इसलिए इन्हें जो है वो एलन बोर्डर मेडल जो है वो पुरस्कार दिया है। और एशले जो है इन्हें भी इस बार का महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो दिया गया बेलिडा क्लार्क अवार्ड, ये महिलाओं को दिया जाता है। बेलिडा क्लार्क अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया है, तो वो एशले को प्राप्त किया गया है। जबकि हम बात करते हैं एलन बोर्डर जो पुरस्कार है या मेडल है वो किसे दिया गया, मिचेल स्ट्रोक को दिया गया। पुरुषों में मिचेल स्ट्रोक को दिया गया है एलन बोर्डर और बेलिडा क्लार्क अवार्ड जो है वो महिला एशले को क्या किया गया, प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों राज्य का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया। दोस्तों एक महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार जो है वो दूसरी महिला होगी जो राज्य की मुख्य सचिव होगी और उन्होंने कल जो है वो पदभार जो है वो ग्रहण भी कर लिया है। तो निरंजन आर्य के स्थान पर उषा शर्मा जो है वो राज्य की नई मुख्य सचिव होगी
और दोस्तों इससे पहले राजस्थान की पहली जो मुख्य सचिव थी, वो महिला मुख्य सचिव थी, वो कुशाल सिंह थी। कौन सी? कुशाल सिंह जो थी वो राज्य की पहली मुख्य सचिव थी। और हम बात करते हैं कि राजीव महर्षि, और इन्हें आपको पता ही है कि इस बार का पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो क्या किया गया? प्रदान किया गया है। यानी राजीव महर्षि को इस बार का पद्म विभूषण 2 हस्तियों को राजस्थान की मिली थी। एक जो है देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक थे उन्हें, और एक जो है राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। हम कहते हैं निरंजन आर्य के स्थान पर उषा शर्मा जो है वो राज्य की मुख्य सचिव बनी है। इतने दिन जो है वो केंद्र में डेपुटेशन पे गए हुए थे और अब जो है वो राज्य के मुख्य सचिव होंगी, निरंजन आर्य का स्थान लेंगी और ये राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव होंगी। इससे पहले कुशाल सिंह जो थी वो राज्य की पहली मुख्य सचिव थी। तो इसलिए ये प्रश्न अगर राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अब तक राजस्थान में 2 महिला जो है वो मुख्य सचिव रह चुके हैं, पहली कुशाल सिंह और दूसरी जो है उषा शर्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 14 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो अवार्ड है ये किसने प्राप्त किया है? राजस्थान ने प्राप्त किया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि राजस्थान जो है वो लगातार जो है वो नवीन ऊर्जा के स्रोत जो है इनके माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति कर रहा है और इसलिए राजस्थान को ये जो अवार्ड है ये क्या किया गया? प्रदान किया गया। तो ये जो चीज़ है ये हमें याद रखनी है कि राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा से निर्मित जो एनर्जी है उसमें भारत का क्या है? अग्रणी राज्य है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जो है वो आने वाले समय में भारत का सबसे अग्रणी जो राज्य होगा वो कौन सा होगा? राजस्थान होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चाय जो है वो भारतीयों का पेय पदार्थ माना जाता है और भारतीय जो हैं वो चाय में, आप सबको पता है कि विश्व में चाय उत्पादन में भारत एक अग्रणी देश है, लेकिन भारत की जो चाय है वो निर्यात जो है बहुत कम होती है क्योंकि भारतीय लोग जो है वो सर्वाधिक क्या करते हैं? पेय पदार्थ के रूप में चाय का प्रयोग करते हैं। और भारत की सबसे प्रसिद्ध चाय हम कहते हैं दार्जिलिंग की चाय। हरी चाय जो है वो कहाँ की है? दार्जिलिंग की चाय। लेकिन इस बार जो है वो हम कहते हैं मनोहरी, और मनोहरी जो गोल्ड टी है ये भी महत्वपूर्ण टी है और ये कहाँ की है? तो दोस्तों अगर हम बात करें मनोहरी जो टी है वो कहाँ की है? चर्चा के विषय है और वो कहाँ की है? असम की है। मनोहरी टी जो है वो असम की है, भारत की सबसे प्रसिद्ध टी मानी जाती है, चाय मानी जाती है। जबकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की ग्रीन टी जो है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे भी महत्वपूर्ण जो है वो चाय क्या होती है? प्राप्त होती है। तो अगर हम बात करें मनोहरी गोल्ड टी तो असम, अगर हम बात करें ग्रीन टी या हरी चाय जो है वो कहाँ की? पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की। और तमिलनाडु की नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे भी विश्व की महत्वपूर्ण चाय उत्पादन जो है वो किया जाता है, होता है। अब नेक्स्ट जो है 1 अप्रैल 2021 को कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? दोस्तों देश का पहला जो राज्य है और ये जो बना, आपने सुना चिरंजीवी योजना जो है वो प्रारंभ की गई है और 5 लाख रुपए तक फ्री जो है वो चिकित्सा सुविधा जो है वो क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। और इसका जो प्रारंभ है चिरंजीवी योजना का वो कौन सा राज्य कर रहा है? राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जो यहाँ के आम नागरिकों को 5 लाख रुपए तक की फ्री चिकित्सा सुविधा जो है वो क्या करेगा? प्रदान करेगा। और योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना? चिरंजीवी जो योजना है वो राजस्थान के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक की फ्री जो है वो चिकित्सा सुविधा क्या करेगा? प्रदान करेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया? दोस्तों देश का पहला रेबीज मुक्त जो राज्य है वो कौन सा बना है? तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा दिल्ली, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। तो देखो दोस्तों एकमात्र राज्य है जो रेबीज मुक्त हुआ है वो कौन सा है? गोवा है। और गोवा जो है वो भारत का
क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य। उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गोवा का अल्फासो आम, गोवा का अल्फासो जो आम है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और अभी हमने मनोहरी गोल्ड टी की बात की है, उसी प्रकार से भारत का जो सबसे प्रसिद्ध जो आम है वो या तो अल्फासो आम है गोवा का, या अमरावती आम है। तो हम कहते हैं गोवा जो है वो देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बना है, जबकि आपको राजस्थान का देश का पहला प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाला राज्य। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो दोस्तों 51वें राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो सबसे पहले फाल्के जो पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और सिनेमा का क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो दादे साहब फाल्के पुरस्कार है। और इस वर्ष का जो दादे साहब फाल्के पुरस्कार है 51वां, वो किसे प्रदान किया? रजनीकांत को प्रदान किया गया। दोस्तों इससे पहले जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 49वां दादे साहब फाल्के पुरस्कार है वो विनोद खन्ना को दिया गया, जबकि देविका रानी जो है वो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। देविका रानी जो है इन्होंने देश का प्रथम दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो 1969 में क्या किया? प्राप्त किया। 1969 में जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले देविका रानी जो है इन्होंने ये जो फाल्के पुरस्कार है ये क्या किया? प्राप्त किया। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण जो है वो करंट से संबंधित प्रश्न। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को आनंद आया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।